चलिए जुड़ना शुरू करें। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। जुड़ना शुरू करें, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। चलिए चलिए जुड़ना शुरू करें आप सभी। आप लोगों की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। बिल्कुल जुड़ें, क्लास आपकी शुरू हो गई है। चलिए जुड़ें। आपका आज काफ़ी लोग लाइव दिख रहे हैं मुझे। हाँ, चलिए बड़ी संख्या में आपकी स्थिति लाइव की है जो मुझे दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल जुड़ें 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 जुड़ जाएं। चलिए उर्वशी नमस्ते। चलिए आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। वैसे थोड़ी देर बाद शुभ रात्रि का समय हो जाएगा। बिल्कुल जुड़ें, आपकी संख्या आ चुकी है। हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। बहुत दिन के बाद आप सभी लोग फिर से यूट्यूब पर दिखाई पड़े हैं एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बिल्कुल आप सभी लोगों का बिल्कुल अभिनंदन है। आप सभी लोगों का जो नमस्ते है वो स्वीकार्य है। सभी लोगों को एक साथ आशीर्वाद है। सभी लोगों को एक साथ आशीर्वाद है। चलिए क्रैक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पे आप लोग हैं और आज हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे। और आज पेपर देख के ये विश्वास हो गया है कि यूपीएससी, हालांकि कहना नहीं चाहिए, पता लगा यूपीएससी ने सुन लिया तो अगली बार आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, आप लोगों को समस्या हो जाएगी। पता लगा अगली बार यूपीएससी ने वाकई में मेहनत करके प्रश्न पेपर बना दिया। इस बार का पेपर देख के ये तय हो गया है कि जीएस का जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वो ज़्यादा टफ आता है, ज़्यादा कठिन आता है अपेक्षाकृत आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के, है ना? आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत कम आता है। ठीक है ना? बिल्कुल बहुत 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 इजी प्रश्न पूछा गया है। और पेपर देख के मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ऑप्शनल में नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप बस क्लियर कर लें। आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और आप देखें कि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है ना? अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेस देता ही है। लाइव टेस्ट क्विज आपको मिलता रहता है। बिल्कुल जुड़ते रहें। हम लोग आज पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज ही पेपर हुआ है। फर्स्ट पेपर एनालिसिस करेंगे और इसलिए भी मुझे फर्स्ट पेपर एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम चाहिए। अगर हम पॉलिटी वाली बात छोड़ दें, पॉलिटी वाला सेगमेंट छोड़ दें, तो लगभग ए पार्ट हम लोगों ने यूट्यूब और प्लस मिला के कर लिया है। तो ऐसे छात्र जो लोग यूट्यूब और प्लस से मेरे साथ जुड़े थे वो सारे लोग अगर हम देखें तो उनके पहुंच में ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, बिल्कुल जुड़े रहें, रुके रहें। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। लगभग 15 दिन से एक भी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे नहीं हुई थी। आज हम लोग हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी निभा लेते हैं कि जो फीस है 12 मंथ की प्लस कोर्स की 49,500 है और इसको मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाली है। 69,500 रुपये फीस है। 10% डिस्काउंट मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज करने पे। जुड़ते रहें। और अगर आप ऑप्शनल पे आते हैं PSIR, अप्रैल तक आपका लगभग सिलेबस मैं करा दूंगा। अप्रैल तक आपका लगभग सिलेबस करा दूंगा। एक चीज़ जरूर देखिएगा, आप अगर ऑप्शनल आपका तैयार नहीं है तो बहुत परेशानी होगी फाइनल रिजल्ट में। लेकिन अगर ऑप्शनल तैयार है तो इतना रिलैक्स है पिछले बार का पेपर देख के, इस बार का पेपर देख के, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है पॉलिटिकल साइंस का पेपर। बस इसको आप लिख दें, पूरा पूरा प्रश्न न छोड़ें तो बहुत अच्छी मार्किंग होगी और बहुत अच्छा आप कर भी सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास भी है। तो ऑप्शनल की फीस 27,500 है। आप एक साल के लिए जाते हैं तो लगभग 24,500 के आसपास आपको फी पेमेंट करना होता है। आप मेरे साथ अगर अब प्लस पे आ रहे हैं तो अब मैं आप लोगों को 6 मंथ का भी जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए भी रिकमेंड करना शुरू कर दूंगा कि 6 महीने में भी आप मेरे साथ जुड़ के कंप्लीट कोर्स प्लस क्रैश कोर्स दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अपनी तरफ पहुंचते हैं। अब हम लोग सीधे सीधे अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और क्लास में सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट पेपर है ये, फर्स्ट पेपर है और इसको हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न पत्र जो आज फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें पहला जो प्रश्न था वो क्या था। पहला प्रश्न था वो क्या था, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत। राज्य का
उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत, तो वर्तमान में जो पूंजीवादी सिद्धांत है, वर्तमान में जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसी को पूरी तरीके से आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है। राज्य के संबंध में जो पूंजीवादी सिद्धांत है उसे लिखने की जरूरत है, उत्तर उपनिवेशवादी। ठीक है, तो जो आधुनिक पूंजीवाद है उसे अगर हम लिखेंगे, अमेरिकी जो पूंजीवाद है जिसमें थोड़ा थोड़ा साम्यवाद का स्वरूप अब जुड़ता है, उसे यहाँ पर लिखने की जरूरत है, राज्य का उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको सबसे पहले राज्य बताना होता है, राज्य क्या, और फिर बताना होता है कि राज्य का जो उपनिवेशवादी राज्य क्या है, उपनिवेशवादी राज्य। ठीक है ना, उपनिवेश का अर्थ क्या है ये आप जानते हैं, उपनिवेश का अर्थ होता है आर्थिक रूप से, है ना। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, आर्थिक रूप से जब किसी को आप अपने अधीन कर लेते हैं तो उसे उपनिवेश कहा जाता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो लगभग 15वीं शताब्दी से, है ना, 15वीं शताब्दी से उपनिवेशवादी राज्य की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। उपनिवेशवादी राज्य की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और इसमें आर्थिक रूप से कब्जा करने का जो प्रयास होता है वो राज्य की विशेषता होती है। लेकिन बाद में ये उपनिवेशवादी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश का जो अर्थ था वो बदल जाता है और उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद कभी कभी समानार्थी होते हैं और कभी कभी उपनिवेशवाद के बाद साम्राज्यवाद की स्थिति आती है। जो आपको यहाँ पर लिखना है वो सबसे पहले राज्य बताना है, राज्य क्या है, राज्य का उपनिवेशवादी स्वरूप क्या है, और फिर आपको यहाँ पर उत्तर उपनिवेशवाद क्या है इसको स्पष्ट करना है। तो पहले राज्य की परिभाषा आप करते हैं, फिर राज्य के बाद आप बताते हैं कि राज्य का उपनिवेशवादी स्वरूप जो था वो 15वीं शताब्दी से था और 15वीं शताब्दी से उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का आधार बना और इस तरीके से कुछ विशेष यूरोपीय राज्यों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों पे अपना अधिकार कर लिया। इस तरीके से मुख्य रूप से आर्थिक शोषण इस उपनिवेशवादी राज्य का सबसे प्रमुख आधार रहा है। उपनिवेशवादी राज्यों की जो विशेषता है कि ये आर्थिक रूप से कब्जा रखते हैं, ये साम्राज्यवाद का पोषक होते हैं, ये युद्ध में विश्वास करते हैं, ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार में विश्वास करते हैं, स्वतंत्रता समानता आदि चीज़ों का दिखावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में उसकी उपलब्धि नहीं कराते हैं, कानून आधारित शासन की बात करते हैं। ये कुछ विशेषता लिखनी है उपनिवेशवादी व्यवस्था की। लेकिन आप बताएंगे कि उपनिवेशवादी व्यवस्था के बाद उत्तर उपनिवेशवाद के संबंध में आपको ये बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेशवाद जो था, जो राज्यों का उपनिवेशवादी स्वरूप था वो धीरे धीरे बदल गया। आज के समय को भी हम उत्तर उपनिवेशवादी राज्य के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में भी कहीं न कहीं आधुनिक समय में इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बाकी व्यवस्थाएं बन गई हैं, बावजूद इसके आज भी कहीं न कहीं जो आर्थिक चीज़ें हैं उसका प्रभाव अन्य छोटे देशों पे पड़ता है। तो आधुनिक समय में आप कह सकते हैं कि उत्तर उपनिवेशवाद में प्रत्यक्ष जो आर्थिक शोषण था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक शोषण बना हुआ है। आप बता सकते हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, वो चाहे यूरोप हो या अमेरिकी हो, इनके द्वारा जो WTO है या जो WHO है, जो UNO है ना, इस तरीके से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से आज भी आर्थिक रूप से अन्य देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया गया है। तो आप बताएंगे कि उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों की कुछ इस तरीके से व्यवस्था है कि वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही नियंत्रण नहीं रखते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो नियंत्रण रखते हैं। तो लगभग यहाँ टिप्पणी करनी थी, बातें मैंने ढेर सारी बताई, 150 वर्ड में लिखना था। तो ये अब इसमें जो आपको लिखना है वो सीधे सीधे लिखना है उत्तर उपनिवेशवादी राज्य। इसमें सबसे पहले आप उपनिवेशवादी राज्य शुरू करेंगे,
और उसके बाद उत्तर उपनिवेशवादी राज्य बताएंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इसमें ये भूमिका होगी, इसमें भूमिका के अंतर्गत ही आप इनका विकास बता सकते हैं कि उत्तर उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद, इसके लिए आपको एक सब पैरा बनाना होगा जिसके अंतर्गत दोनों में अंतर बताएंगे और दोनों के अंतर का आधार होगा इनका विकास या इनका समय। उत्तर उपनिवेशवाद की फिर आप विशेषता बताएंगे उत्तर उपनिवेशवाद, और ये विशेषता तुलनात्मक ढंग से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुलनात्मक रूप से बताएंगे। उपनिवेशवाद की ये विशेषता थी, उत्तर उपनिवेशवाद में ये ऐड हो गया। उपनिवेशवाद की ये विशेषता थी, उत्तर उपनिवेशवाद उससे थोड़ा सा अलग हो गया। आधुनिक समय उत्तर उपनिवेशवादी राज्यों का छद्म रूप है, थोड़ा न जरूर ये कहीं न कहीं थोड़े बहुत रूप में ये दिखाई पड़ता है। राज्य का, चलिए उत्तर उपनिवेशवादी राज्य आपने कर लिया है। अगला जो प्रश्न था आपका अवसर की समता, अवसर की समता। देखिए अवसर की समता आपको लिखना है सिद्धांत में, तो कहीं ना कहीं समानता का जो चैप्टर है, इस समानता के चैप्टर के अंतर्गत अवसर की समानता की बात आपसे पूछी गई है। मैंने ढेर सारे उदाहरणों के साथ अवसर की समानता की बात मैंने की थी। आपको बताना है कि अवसर की समानता वर्तमान में समाजवादी राज्यों का आधार है, वर्तमान में समाजवादी राज्यों का आधार है। और वर्तमान में चूंकि समाजवाद एक फैशन होता चला जा रहा है, वर्तमान में समाजवाद एक फैशन होता चला जा रहा है, ऐसे में अवसर की समानता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। समानता के दो स्वरूप होते हैं, एक समानुपातिक समानता और एक निरपेक्ष समानता। समानुपातिक समानता, देखिए तो अवसर की समानता जब आपको लिखना हो तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे कि समानता क्या है, समानता क्या है ना। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, समानता क्या है, इक्वलिटी क्या है। फिर आप इसमें बताना शुरू करेंगे कि जो इक्वलिटी है वो किन किन रूपों में है, इक्वलिटी किन किन रूपों में है। तो आप बताएंगे कि जो समानता है ये विशेष रूप से एक प्राकृतिक समानता की बात की जाती है, प्राकृतिक समानता, और एक कानूनी समानता की बात की जाती है, कानूनी समानता। प्राकृतिक समानता को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे प्राकृतिक समानता के अंतर्गत ये माना जाता है कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में इनका जन्म हुआ है, इसलिए मनुष्य के रूप में ये समान है। कानूनी समानता विभिन्न प्रकार के विभेदों के साथ स्वीकार करती है और विभिन्न प्रकार के अवसरों की बात करती है। जितनी भी विचारधाराएं हैं वो सभी लगभग अवसर की समता की बात करती हैं, जो समाजवादी विचारधाराएं हैं। समाजवादी में भी आप बात करेंगे कि वो चाहे साम्यवाद हो या समाजवाद हो, दोनों ही मानती है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, उत्पन्न के रूप से समान है, किंतु उसकी क्षमताएं अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में एब्सोल्यूट समानता हो नहीं सकती। आप बताएंगे कि निरपेक्ष समानता हो नहीं सकती। समानता हमेशा समानुपातिक होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और प्रोपोर्शनल समानता का आधार अवसर की समानता है। आप बताएंगे कि अरस्तु ने कहा कि समानता अवांछनीय है, समानता हो ही नहीं सकती। तो अगर समानता हो सकती है तो वो समानता हो सकती है समानुपातिक समानता। कौन सी हो सकती है, समानुपातिक समानता, और समानुपातिक समानता का आधार है अवसर की समानता। क्या आधार है, अवसर की समानता, क्योंकि अवसर की समानता ही वास्तविक समानता हो सकती है, क्योंकि मनुष्य जन्मजात एक जैसे गुण, एक जैसे क्षमता वाला नहीं है, अलग अलग योग्यता रखता है। ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार कार्य मिले। तो योग्यता के अनुसार कार्य का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने की क्षमता मिले। तो आप बताएंगे कि अवसर की जो समता है वो वास्तविक रूप से समानुपातिक समानता का आधार है, और समानुपातिक समानता ही एकमात्र ऐसी समानता है जिसे हम वास्तविक समानता के रूप में
जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें कि अवसर की समानता की क्या महत्ता है, तो अवसर की समानता की महत्ता है कि ये समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। दूसरा, अवसर की जो समता है ये समानुपातिक समानुपातिक न्याय की स्थापना करता है। अगला, ये वितरणात्मक न्याय की स्थापना करता है, ये वितरणात्मक न्याय की स्थापना करता है, समानुपातिक न्याय की स्थापना करता है, समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। योग्यता योग्यता अनुसार कार्य योग्यता अनुसार कार्य और कार्यानुसार प्राप्ति इसी का आधार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी अवसर की समता पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में भी अवसर की समानता पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 16 डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, अवसर की समानता पर जोर दिया गया है, अनुच्छेद 16 डाल सकते हैं आप। और बताएंगे कि अवसर की समानता समाज में स्वतंत्रता का आधार है। आप बताएंगे अवसर की समानता के आधार पर ही जो समाज में विभेद हैं उसे दूर किया जा सकता है। अवसर की समानता के आधार पर ही पुरस्कारों और पदों का योग्य वितरण हो सकता है। इतने सारे पॉइंट्स आप बताएंगे अवसर की समता और फिर आप बताएंगे कि इन उपरोक्त आधार पर ही वास्तविक रूप से जो संवैधानिक समानता की बात की गई है उसे स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि समानता का पूर्ण रूप अवांछनीय है, हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, एक क्रांतिकारी विचार के रूप में उदारवाद। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट पैराग्राफ में? उदारवाद अनुउदारवाद का उल्टा है। अनुदारवाद का उल्टा है। अनुदारवाद का मतलब होता है निरंकुशतावाद। अनुदारवाद का मतलब होता है रूढ़िवाद। अनुदारवाद का मतलब होता है अप्रगतिशील विचार। मतलब जब उदारवाद की बात होगी तो उदारवाद क्या करेगा? उदारवाद निरंकुशता का अंत करेगा। रूढ़िवाद का अंत करेगा तो आधुनिकता लाएगा। अप्रगतिशील से क्या करेगा? प्रगतिशील की तरफ आपको ले जाएगा। तो जो निरंकुशतावाद का अंत कर दे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना कर दे, जो आधुनिकता ला दे, जो प्रगतिशीलता ला दे, इसी को कहते हैं बदलाव, इसी को कहते हैं क्रांति। इसी को क्या कहते हैं? क्रांति। अरस्तु से ही आप शुरू कर सकते हैं कि क्रांति का अर्थ है व्यवस्था में होने वाला बदलाव। तो उदारवाद एक बड़े बदलाव के साथ आया। उदारवाद के मूल में क्या है? उदारवाद क्या है? एक ऐसी विचारधारा जिसके मूल में स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता। और उदारवाद का जनक कौन है? जॉन लॉक। उदारवाद की स्थिति क्या है? उदारवाद का जन्म कौन सी शताब्दी में हुआ? 17वीं शताब्दी में। तो 17वीं शताब्दी और जॉन लॉक से पहले जितने भी शासन तंत्र थे सभी निरंकुश थे। सभी कैसे थे? निरंकुश थे। उसमें स्वतंत्रता थी ही नहीं। और जब स्वतंत्रता की जरूरत होती है तब क्रांति के माध्यम से ही स्वतंत्रता मिली है। भारतीयों ने भी 1857 में क्रांति की थी। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। 1857 से लेके 1947 तक की लड़ाई हुई। 1947 तक हम लोगों ने क्रांति करी और किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति अपने आप में एक क्रांति है। इसलिए चूंकि उदारवाद के मूल में स्वतंत्रता है, इसलिए उदारवादी व्यवस्था को एक क्रांतिक
उदारवादी व्यवस्था को एक क्रांतिकारी विचार के रूप में देखा जा सकता है। इसके फिर क्या लिखेंगे? आपने बता दिया, उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके मूल में स्वतंत्रता है। उदारवाद से ही निरंकुशता का अंत होता है। उदारवाद से ही प्रगतिशीलता आती है। उदारवाद से ही स्वतंत्र रूप से जो राजनीतिक मूल्य हैं उसका उपभोग लोग कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से संवैधानिकता, इसी के माध्यम से संवैधानिकता, संवैधानिक सरकार, सीमित सरकार आदि का कॉन्सेप्ट आता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी व्यवस्था का अंत था और एक नई व्यवस्था का प्रारंभ था, आगाज था, एक नई व्यवस्था का आगाज था। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उदारवाद एक क्रांतिकारी विचार के रूप में आया। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। अब आप बताएंगे कि इसमें स्वतंत्रता को महत्व मिलेगा, इसमें समानता को महत्व मिलेगा, इसमें अधिकार को महत्व मिलेगा, उत्तरदायी सरकार मिलेगी, उत्तरदायी सरकार मिलेगी, प्राकृतिक अधिकारों को महत्व मिलेगा। किसको महत्व मिलेगा? प्राकृतिक अधिकारों को महत्व मिलेगा। मतलब कुल मिला के लॉक की लगभग विचारधारा लिखनी है। आर्थिक अधिकारों को महत्व मिलेगा, आर्थिक अधिकारों को महत्व मिलेगा, नई परंपराओं रीति रिवाजों से अलग हटकर वैज्ञानिकता को महत्व मिलेगा, विचारों की अडॉप्टेबिलिटी होगी। ये कुछ विशेषताएं लिखेंगे और लिखेंगे उपरोक्त सभी विशेषताएं आधुनिकता को स्थापित करती हैं और आधुनिकता की ओर ले जाने वाला विचार क्रांतिकारी विचार होता है। उदारवाद का स्वरूप, उदारवाद का अपना उदारवाद का सबसे उत्कृष्टतम स्वरूप वर्तमान व्यवस्था में देखने को मिलता है। तो अगर हम दुनिया के राजनीति विज्ञान के इतिहास को बांटें तो अनुदारवादी और उदारवादी इतिहास के रूप में भी बांट सकते हैं। लॉक के पहले के जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो अनुदारवादी थी और लॉक के बाद उदारवादी व्यवस्था की आती है। तो अगर हम परंपरागत और आधुनिकता की भी बात करेंगे तो हम उदारवाद से ही आधुनिकता की बात करेंगे, उदारवाद से ही आधुनिकता की बात करेंगे। इस तरीके से एक बड़ा उलटफेर करने वाली विचारधारा उदारवाद थी, इसलिए इसे हम क्रांतिकारी विचार के रूप में देखते हैं। आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, सब जानते हैं आप लोग, सब पढ़े हैं आप लोग, बस आप लोगों को केवल और केवल इस पे उत्तर लिखना है। ठीक है, उमेश पूछ रहे हैं कि क्रांतिकारी का सिद्धांत अरस्तु ने भी दिया है तो क्या लिंक करना पड़ेगा? मैंने कहा ना कि लिंक कर सकते हैं। मैंने कहा कि जो उदारवादी विचार है इसने निरंकुशता का अंत किया, इसने आधुनिकता की शुरुआत की, आधुनिकता की शुरुआत की, इसने पूरी तरीके से जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदल के एक नई व्यवस्था की ओर है। और अरस्तु कहता है कि व्यवस्था में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है, इसलिए उदारवादी विचारधारा भी एक क्रांतिकारी विचारधारा के रूप में देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। ठीक है, लिंक हो गया अरस्तु। ठीक है ना, मोटे मोटे लिंक करोगे तो 150 शब्द लिखने हैं, कहाँ हो पाएगा? 150 मात्र शब्द लिखने हैं तो मोटा मोटा लिंक नहीं, एक शब्द मात्र लिंक कर दो, काम चल जाएगा। ठीक है, संविधानवाद पर अंबेडकर का विचार, संविधानवाद पर अंबेडकर का विचार। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि अंबेडकर कौन है? सामान्यतः अंबेडकर को भारतीय संविधान के जन्मदाता के रूप में भी देखा जाता है, किंतु यह कथन सामान्य भाव में सत्य है, निरपेक्ष रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि निरपेक्ष रूप से संविधान की जो रचना है वो संविधान सभा ने किया है, जिसके अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सबसे ज़्यादा बार अगर संविधान पे किसी ने काम किया, सबसे ज़्यादा बार संविधान को अगर किसी ने देखा तो वो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर का मत संविधानवाद के संबंध में सकारात्मक था। उनका स्पष्ट मानना था कि बिना संविधानवाद के किसी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संविधानवाद के संबंध में उनके विचारों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है या निम्न विशेषताएं हैं। वो संविधानवाद के समर्थक थे, वो संविधानवाद को ही लोकतंत्र का आधार मानते थे, वो संविधान के माध्यम से ही समस्त व्यवस्थाओं के संचालन के समर्थक थे। उनका मानना था कि जहां संविधानवाद नहीं है वहां निरंकुशता का प्रश्रय होता है। वो संविधान के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष, वो संविधान के माध्यम से ही समाज की
आर्थिक सामाजिक रचना की बात करते थे। उनका मानना था कि समाज में जहाँ पर विविधता होगी वहाँ पर संविधान ही एकमात्र आधार होगा निष्पक्ष न्याय स्थापित करने का। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लोकतंत्र की अगर स्थापना चाहिए तो उसके लिए भी संविधानवाद अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो संविधानवाद के संबंध में उनका स्पष्ट मत है कि आधुनिक समय में जब राष्ट्र राज्य की कल्पना हो रही है तो यहाँ पर बिना संविधानों के किसी प्रकार के बड़े लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना नहीं की जा सकती, जहाँ पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता समानता न्याय हो सके, स्वतंत्रता समानता न्याय हो सके। ठीक है। तमन्ना कौशल, उदार उदारवाद की डिफिनेशन में आपको बताना है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता को अत्यधिक महत्व देती है। उदारवाद अनुदारवाद का विरोध है। उदारवाद परंपरावाद रूढ़िवाद का विरोध है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वैज्ञानिकता को स्वीकार करती है ना। इतनी बातें मैं बता रहा हूँ, सब सारी बातें अपने आप में परिभाषा है। अंबेडकर संविधानवाद पर अंबेडकर के विचार देखिए, आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा समस्या की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता। मैकियावेली का धर्मनिरपेक्षता, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि मैकियावेली आधुनिक राजनीति का पिता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता है। यथार्थवादी राजनीति विज्ञानी के रूप में इसे जाना जाता है। इटली का रहने वाला है और इसके द्वारा द प्रिंस है ना, द प्रिंस डिस्कोर्सेज आर्ट ऑफ वार जैसी पुस्तकों का लेखन किया गया। मैकियावेली के विचार राज्य के संबंध में, धर्म के संबंध में, नैतिकता के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और धर्मनिरपेक्षता का विचार ही मैकियावेली को आधुनिक राजनीति के पिता के रूप में स्थापित करता है। धर्मनिरपेक्षता पर मैकियावेली के विचार निम्न हैं। बस शुरुआत कर देंगे। सेकंड पैराग्राफ, जिसको आप 10 ही नंबर है, मतलब 150 शब्द लिखने हैं, आप शुरू कर देंगे सेकंड पैरा और विशेषता लिखना शुरू कर देंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य धर्म से पूरी तरीके से तटस्थ होगा, अर्थात धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर यद्यपि मैकियावेली ऐसे राज्य को अच्छा मानता है जहां पर धर्म सम्मत व्यवस्थाएं चलती हैं, किंतु धर्म के आधार पर राज्य के निर्णय प्रभावित हो ऐसे व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप न हो और न ही राज्य के मामलों में धर्म का हस्तक्षेप हो। मैकियावेली स्पष्ट करता है कि राजा को उचित अनुचित, धर्म अधर्म, नैतिकता अनैतिकता के चक्कर में नहीं पड़ते हुए राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार को करना चाहिए। फिर आप बताएंगे कि उपरोक्त बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि मैकियावेली धर्म विरोधी है, किंतु मैकियावेली बाद में स्पष्ट करता है कि उसका स्वरूप धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप धर्म से तटस्थ रहना मात्र है। ऐसे प्रत्येक धार्मिक बातों को अस्वीकार करना है जिसके माध्यम से राज्य समस्याग्रस्त होता है या राज्य के निर्णय प्रभावित होते हैं। फिर आप थर्ड पैराग्राफ शुरू करेंगे और आप निष्कर्ष लिख देंगे। उपरोक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि मैकियावेली मध्य युग के राजा और पोप के संघर्षों से अत्यधिक प्रभावित था और पुनर्जागरण आदि के कारण ये स्पष्ट हो गया था कि राज्य के विकास का एकमात्र आधार होगा कि जब लौकिक सत्ता और अलौकिक सत्ता अपने अपने पक्षों में काम करें, अर्थात राज्य का धर्म से और धर्म के राज्य से जो
हस्तक्षेप है उसको समाप्त किया जाए। यही धर्मनिरपेक्षता है। ये मैकियावेली की धर्मनिरपेक्षता आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए पढ़ा है थ्योरी में, प्लस कोर्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा है कि न्याय के यूनानी परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय का राल्सवियन अवधारणा का तुलनात्मक आकलन कीजिए। मतलब 20 नंबर का है, लगभग 300 शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है ना, लगभग 300 शब्द लिखने हैं। 20 नंबर का है और 300 शब्द लिखने हैं। देखिए क्या है, न्याय के यूनानियन परिप्रेक्ष्य के साथ न्याय का राल्स, मतलब दो बातें पूछ रहा है। एक तो यूनानी न्याय पूछ रहा है, यूनानी न्याय पूछ रहा है, और दूसरा रॉल्स का न्याय पूछ रहा है, रॉल्स का न्याय। तो देखिए रॉल्स का न्याय तो आधुनिक न्याय है, रॉल्स का न्याय कानूनी न्याय है। रॉल्स का न्याय क्या है? कानूनी न्याय है। रॉल्स का न्याय संवैधानिक न्याय है। रॉल्स का न्याय आनुपातिक न्याय है ना, आनुपातिक प्रोपोर्शनल न्याय है। रॉल्स का न्याय न्यूनतम का अधिकतम प्राप्ति का न्याय है। आप लोगों ने पढ़ा, रॉल्स का न्याय न्यूनतम की अधिकतम प्राप्ति का न्याय है। वहीं यूनानी न्याय की अगर हम बात करें तो यूनानी न्याय के अंतर्गत हमारे पास सोफिस्टों का न्याय है, सोफिस्टों का न्याय है, हमारे पास प्लेटो का न्याय है, और हमारे पास अरस्तु का न्याय है। ठीक है, अरस्तु का न्याय है, ठीक है ना। इन दोनों न्याय को बताना है हम लोगों को। न्याय का यूनानी परिप्रेक्ष्य बताना है और न्याय का राल्स परिप्रेक्ष्य बताना है, और फिर दोनों की तुलना करनी है। तो अगर हम यूनानी परिप्रेक्ष्य की न्याय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यूनानी परिप्रेक्ष्य में न्याय का वास्तविक अर्थ कर्तव्यों से था, नैतिक कर्तव्यों से था, और नैतिकता और न्याय में कुछ खास अंतर नहीं था, कोई विशेष अंतर नहीं था। मतलब प्लेटो का न्याय का क्या अर्थ है? व्यक्ति को एक समय में एक कार्य करना चाहिए, क्षमता होते हुए भी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कुल मिला के व्यक्ति को सद्गुणी बनना चाहिए, और व्यक्ति का सद्गुण ही उस राज्य के न्याय की स्थापना का आधार है, स्थापना का आधार है। सोफिस्ट विचारक अलग अलग रूपों में न्याय मानते थे। जैसे अगर सेफालस की बात करें तो वो कहता है सदा सत्य बोलना ऋण चुकाना न्याय है। तो सोफिस्टों के संबंध में अगर हम बात करें तब भी न्याय का अर्थ कर्तव्यों से था, नैतिक कर्तव्यों से। ऋण चुकाना एक नैतिक कर्तव्य है और वो न्याय है। दोस्तों के साथ दोस्ती और दुश्मनों के साथ दुश्मनी करना न्याय है। तो देखिए ये भी कर्तव्य है, ये भी एक नैतिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है, नैतिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। प्लेटो कहता है अपने आंतरिक गुणों के अनुसार कार्य करना और क्षमता होते हुए भी दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है, न्याय है। अरस्तु भी इसी तरीके से कहता है, अरस्तु भी इसी तरीके से कहता है कि व्यक्ति अपने लिए जैसा व्यवहार चाहता है वैसा ही व्यवहार अपने पड़ोसियों के साथ करे, यही न्याय है, यही न्याय है। तो कहीं न कहीं जो यूनानी न्याय है वो कर्तव्य आधारित है, कर्तव्य आधारित है, और नैतिकता उसका आधार है, नैतिकता आधार है। वहीं अगर हम राल्स के न्याय की बात करें तो राल्स का न्याय आधुनिक समय में समानुपातिक न्याय की बात करता है, समानुपातिक न्याय की बात करता है, वितरणात्मक न्याय की बात करता है, वितरणात्मक न्याय की बात करता है। और आप कह सकते हैं कि यूनानी न्याय में विशेषकर अरस्तु का भी न्याय वितरणात्मक न्याय है। जब तुलना करेंगे तब ये सारी तुलनाएं आप कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बताएंगे कि राल्स का जो न्याय है वो समानुपातिक न्याय है, वो वितरणात्मक न्याय है, विभेदात्मक न्याय है, वर्ग को स्वीकार करते हुए न्याय की अवधारणा है, और उपरोक्त अवधारणाएं आधुनिक समय में मान्य अवधारणाएं हैं, आधुनिक समय में मान्य अवधारणाएं हैं, आधुनिक समय में मान्य अवधारणाएं हैं। ऐसा आप बता सकते हैं राल्स के न्याय सिद्धांत को। और फिर आप तुलना करेंगे कि दोनों में महत्वपूर्ण क्या है। तो दोनों में एक बात कॉमन मिलती है कि दोनों ही योग्यता को महत्व देते हैं, दोनों ही कर्तव्यों को महत्व देते हैं, दोनों ही प्रोपोर्शनल न्याय की बात करते हैं, दोनों ही समानुपातिक न्याय की बात करते हैं। ठीक है, दोनों समानुपातिक न्याय की बात करते हैं, समानुपातिक न्याय की बात करते हैं। दोनों अंततः इस बात पर सहमत हैं कि समाज में जिसका जितना योगदान है
और समाज में जो जितना पीछे है उसको उसी रूप में सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे सभी का विकास हो सके। दोनों ही आदर्शात्मक न्याय पर दोनों ही आदर्शात्मक न्याय पर एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। ये आपको करना है। तो कुल मिला के मेरा जो उद्देश्य है ये बताना कि आपने जितना भी मुझसे पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को अपने ढंग से, कोई एक उत्तर नहीं होगा, अपने ढंग से उन्हीं चीज़ों को प्रेजेंट कर देंगे आप तो नंबर मिल जाएगा। और कभी कभी आप प्रश्न नहीं समझ पाते हैं कि उसको क्या पूछ रहा है। एक भी ऐसा प्रश्न ऑप्शनल में मैंने देखा है नहीं पूछा गया है जो प्रश्न ही ना समझ में आया आपको। जैसा प्रश्न पूछा गया है इससे ज़्यादा अच्छा प्रश्न तो यूपीपीसीएस पूछ लेगा, ठीक है ना। तो यूपीएससी ने, मैंने बार बार कहा है कि बहुत कठिनाई, बहुत पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जिसको एक बार समझ आधारित पढ़ लिया जाए तो फिर केवल और केवल आपके पास प्रेजेंटेशन बचता है। और जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आप कर देंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। समझ डेवलप करिए। और मैं बार बार जब आपको पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले समझ की बात करता हूँ। दोबारा अभ्यास कर लेंगे, पहले समझ डेवलप कर लें फिर अभ्यास कर लें तो प्रश्न आप समझ पाए हैं। कोई भी ऐसी बात पूछ ली गई जो आप न पढ़े हों। अभी प्लस कोर्स पे मैंने थ्योरी खत्म करा दी है। अभी तक जितने भी आपने प्रश्न देखे हैं इसमें से एक प्रश्न अभी केवल मैकियावेली का था जो थिंकर से था। अभी बाकी थ्योरी कर रहे हैं। देखिए, प्रतिनिधि लोकतंत्र का अभिप्राय है कि एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीतियों की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। जेएस मिल ये प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो एक निकाय के रूप में लोगों को सरकारी नीति की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। कुल मिला के लोकतंत्र का जो आधार है वो गुणात्मक होना चाहिए और लोकतंत्र सरकारी नीतियों की जो सामान्य दिशा है उसको नियंत्रित कर सके। जनरली क्या होता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र एक्चुअल में निर्धारित नहीं कर पाता या नियंत्रित नहीं कर पाता। लोकतंत्र कहने को तो लोकतंत्र होता है लेकिन असल में उसमें कुछ लोगों का शासन होता है और वो कुछ लोगों का शासन होता है। उसमें कुछ लोगों का शासन होता है, केवल कुछ लोगों का। और ये चाहता है कि जो नियंत्रण होना चाहिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में, वो नियंत्रण शायद जनता का नहीं होता, अपने प्रतिनिधियों पर। कहता है कि इंग्लैंड के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ की जनता चुनाव के समय स्वतंत्र होती है और बाकी 5 वर्ष परतंत्र होती है। चुनाव के समय स्वतंत्र होती है, बाकी 5 वर्ष परतंत्र होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो असल में जो एक निकाय के रूप में है, एक बॉडी के रूप में है, वो सरकारी नीतियों की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि बार बार ये लोकतंत्र की कमी बताने का प्रयास कर रहा है, लोकतंत्र की प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की कमी। आप जानते हैं इसे अनिच्छुक लोकतंत्र कहा जाता है। मिल को अनिच्छुक लोकतंत्रवादी कहा जाता है। लोकतंत्रवादी ये बार बार कहता है कि लोकतंत्र बहुत अच्छा शासन नहीं है, लेकिन सभी बुरे शासनों में सबसे कम बुरा है। और एक बुराई ये एक्सेप्ट करता है कि जो वर्तमान में तो लोकतंत्र का प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र है और प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जो सरकारी नीतियां उन सरकारी नीतियों पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता। बल्कि जो प्रतिनिधि हैं ये प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि नहीं होते,
एक्चुअल में ये संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। जो लोग हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं चुनते, वो संसद के सदस्य चुनते हैं। इसलिए ये जो प्रतिनिधि हैं ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इसके प्रति, जनता के प्रति, जनता के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं संसद के प्रति। बार बार चुनते हैं हम अपने प्रतिनिधि के रूप में, चुनाव करते हैं हम अपने प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन ये चुन जाते हैं संसद के सदस्य के रूप में। ऐसी दशा में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उस प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक बड़ा खतरा है कि वो सरकारी नीतियों की सामान्य दिशा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि ये कह रहा है कि उन्हें सक्षम होना चाहिए। अर्थात ये कहना चाहता है कि लोकतंत्र में, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में भी जनता ही संप्रभु होनी चाहिए। मतलब प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पे नियंत्रण होना चाहिए जनता का। अर्थात इसका मानना है कि कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जनता के पास, कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जनता के पास जो, हाँ, ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जनता के पास जिससे जनता नियंत्रण कर सके। तो जनता के पास उन शक्तियों के रूप में ये चुनाव की बात करता है कि जो चुनाव हो वो चुनाव कैसा हो। चुनाव की बात करता है तो कहता है कि चुनाव जो है वो खुला मत है ना, चुनाव जो है वो आनुपातिक प्रणाली वाला होना चाहिए, आनुपातिक प्रणाली वाला होना चाहिए। मतदान की बात करता है, कहता है मतदान खुला मतदान होना चाहिए। कैसा मतदान होना चाहिए? खुला मतदान होना चाहिए। योग्यता की बात करता है तो कहता है शैक्षिक योग्यता, शिक्षण की योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ पाए, ऐसी बात करता है। योग्यता की बात करता है। जब मतदान व्यवहार की बात की जाती है, मतदान व्यवहार, तो कहता है बहुल मतदान होना चाहिए। बहुल मतदान मतलब जिस प्रतिनिधि में जितने ज़्यादा गुण हो उसे उतने ज़्यादा वोट देने का अधिकार जनता के पास होना चाहिए। तो कुल मिला के ये मानता है कि जब तक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतदान में खुला मतदान व्यवहार, योग्यता में शैक्षिक योग्यता और गुणों के आधार पर वोटिंग करने का जो अधिकार है, इस तरीके की चीज़ें जब तक लोकतंत्र में नहीं लाई जाएगी, तब तक जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वो वास्तव में जनता का शोषण ही करेगा, जनता का पोषण नहीं। जनता का पोषण की जगह पे वो जनता का शोषण ही करेगा, जनता का शोषण ही करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रतिनिधि लोकतंत्र की बात की गई है और जेएस मिल अपनी बात कर रहा है। इसलिए इस उत्तर में जेएस मिल के जो सुधार थे लोकतंत्र में, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, उन्हीं को लिखना है और कहना है कि इसके अभाव में मिल, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो तो मिल कहता है कि लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में कोई अंतर नहीं है। लोकतंत्र और निरंकुश तंत्र में कोई अंतर नहीं है। जहां लोकतंत्र में 90% लोग शासन में होते हैं और 10% लोगों का शोषण हो रहा होता है। निरंकुश तंत्र में 10% लोग शासन में होते हैं, 90% लोग का शोषण हो रहा होता है। तो शोषण तो है ही है और शोषण तब तक होता रहेगा जब तक स्वयं 100% जनता शासन करनी शुरू न कर दे, सभी लोग पार्टिसिपेट करें। तो ऐसी स्थिति में वो कुछ सुधारों की बात करता है जिसे आपको लिखने की जरूरत है। राजनीतिक सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन करें। राजनीतिक सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के महत्व का आकलन करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि संपत्ति भी एक राजनीतिक वस्तु है। संपत्ति अपने आप में एक राजनीतिक वस्तु है और संपत्ति का अधिकार अपने आप में एक राजनीतिक अधिकार है।
राजनीतिक अधिकार है, ध्यान रखिए। संपत्ति का अधिकार एक एक पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है। संपत्ति का अधिकार एक एक पॉलिटिकल राइट्स है। आप बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों में प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक संपत्ति का अपना महत्व रहा है। प्राचीन काल से लेके प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक, आधुनिक काल तक संपत्ति का अपना महत्व रहा है। प्राचीन काल में अगर हम बात करें तो प्लेटो ने संपत्ति पर बात की, संपत्ति पर बात की। अरस्तु ने संपत्ति पर बात की। जहां प्लेटो संपत्ति को शासक वर्गों के लिए नहीं स्वीकार करता था, वहीं अरस्तु कहता है संपत्ति अनिवार्य है। अरस्तु कहता है संपत्ति प्राकृतिक है। अरस्तु कहता है संपत्ति प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। मैकियावेली की बात मान लें तो राज्य कुछ भी कर सकता है, किसी की संपत्ति और परिवार नहीं छीन सकता, संपत्ति और परिवार नहीं सीख सकता। लॉक की बात करेंगे तो लॉक कहता है कि संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, और कहता है 3 प्राकृतिक अधिकार, जिसमें जीवन का प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता का प्राकृतिक अधिकार और संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार आता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संपत्ति का प्राकृतिक अधिकार। तो अगर हम राजनीतिक सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार की बात करें तो संपत्ति के अधिकार की व्यवस्था प्राचीन काल से ही इसके अधिकार की बात होती रही है। अरस्तु ने सबसे पहले संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करने का प्रयास किया और उसने संपत्ति को प्राकृतिक स्वरूप का बताया और इसलिए कहा कि संपत्ति अनिवार्य है, संपत्ति अनिवार्य है। बिना संपत्ति के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है, विकास संभव नहीं है। किंतु अरस्तु के समय में संपत्ति के कई प्रकार बताए गए। अरस्तु के समय में संपत्ति के कई प्रकार बताए गए, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति और देखिए सार्वजनिक संपत्ति जिसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, दूसरा है व्यक्तिगत संपत्ति और एक है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति है ना, निजी संपत्ति। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी 3 प्रकार के संपत्ति की बात की गई, 3 प्रकार के संपत्ति की बात की गई अरस्तु के समय में। तो अगर इसे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि राजनीति सिद्धांत में संपत्ति प्राचीन काल से लेकर आज तक महत्वपूर्ण है। जहां प्राचीन काल में अरस्तु ने इसके प्राकृतिक स्वरूप और इसे अनिवार्य माना था, वहीं आधुनिक समय में भी संविधान के अनुसार प्रारंभतः इसे मौलिक अधिकार में रखा गया, किंतु अब ये कानूनी अधिकारों के अंतर्गत आता है। किंतु संपत्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है और सामान्य दशा में संपत्ति के संबंध में राज्य के हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। आधुनिक समय में उदारवादी पूंजीवादी राज्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में संपत्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। फिर आप लिखोगे विभिन्न विचारकों के विचारों में संपत्ति का महत्व। संपत्ति का महत्व तो आपको बताना होगा कि प्लेटो के विचारों में एक साम्यवाद है, जिसके अंतर्गत संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात की गई है। अर्थात आर्थिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों से अलग करने का प्रयास किया गया था। अरस्तु के विचारों में संपत्ति प्राकृतिक स्वरूप की है, संपत्ति अनिवार्य है, बिना संपत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रदर्शन संभव नहीं है। किंतु अरस्तु संपत्ति के 3 स्वरूप बताता है, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति। विशेषकर व्यक्तिगत संपत्ति पर महत्व देता है। मैकियावेली के विचारों में राज्य संपत्ति और परिवार को नहीं छू सकता है और संपत्ति परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला राज्य नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लॉक के विचारों में संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है और राज्य का कार्य है कि वो व्यक्ति के संपत्ति के रक्षा करे। उपयोगितावादी राज्यों में भी
संपत्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत में। मार्क्सवादी विचारों की बात करें तो आर्थिक आधार पर ही, अर्थ के आधार पर ही संपूर्ण समाज की रचना होती है। और आधुनिक समय में जितनी भी विचारधाराएं हैं, वो चाहे व्यक्तिवाद हो, पूंजीवाद हो, स्वतंत्रतावाद हो, सभी संपत्ति पर ही आधारित है। वर्तमान विश्व भी संपत्ति के अधिकारों को ही प्रोटेक्ट करने वाला विश्व है। वर्तमान में नागरिकता होने का आधार भी संपत्ति है। और किसी भी अनागरिक को किसी देश में, विशेषकर संपत्ति या भूमि जो अचल संपत्ति के रूप में आता है, उसे रखने की अनुमति नहीं होती है। तो संपत्ति राजनीतिक अधिकारों का मूल है और अनिवार्य है, प्राकृतिक स्वरूप का है। यही लिखना है, कुछ खास बात नहीं थी। अब आप कहोगे सर आपने अलग से संपत्ति नहीं पढ़ाई थी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, जो बातें पूछी गई हैं उसको प्रश्न रूप में उसी तरीके से, पूरा प्रश्न उसी तरीके से बनाया गया हो, फिर फायदा क्या है यूपीएससी का। ठीक है, लेकिन जो मैंने बताया ये सोच आपके पास भी थी, और आप भी संपत्ति को प्लेटो के विचारों में, अरस्तु के विचारों में, मैकियावेली के विचारों में, लॉक के विचारों में, मिल के विचारों में, मार्क्स के विचारों में आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। तो इसका उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं, सारे उत्तर कर सकते हैं। गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करें। गांधीवाद के वैचारिक घटक, 300 शब्द लिखना है, पर्याप्त शब्द सीमा है। और गांधीवाद को तो इतना कायदे से मैंने पढ़ाया है कि मुझे नहीं लगता है कि आपसे गांधीवाद नहीं बन पड़ेगा, है ना। गांधीवाद के वैचारिक घटकों का विश्लेषण करें तो गांधीवाद के वैचारिक घटक क्या है? स्वयं अपने आप में गांधीवाद एक वैचारिक घटक है। स्वयं गांधीवाद एक वैचारिक घटक है। गांधी का राजनीतिक विचार इनका एक वैचारिक घटक है। राजनीतिक विचार जिसके अंतर्गत राज्य का विचार है, जिसके अंतर्गत शासन का विचार है, जिसके अंतर्गत राम राज्य का विचार है। इसका विचार है, राम राज्य का विचार है ना, राज्य का विचार है। राज्य में कैसे हैं ये? अराजकतावादी हैं, राज्य को स्वीकार किस रूप में करते हैं। इसके अलावा संपत्ति के संबंध में इनका विचार है, और संपत्ति के संबंध में विचार कैसा है? न्यासिता का, ट्रस्टीशिप का विचार है। तो छोटे छोटे विचारों का, इनके जो घटक हैं उनका आपको विश्लेषण करना है। थोड़ा सा आपको गांधीवाद लिखना है, थोड़ा सा आपको न्यासिता लिखना है, थोड़ा सा आपको अराजकतावाद इनका लिखना है, थोड़ा सा राज्य में जो सुधार है लिखना है, थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था लिखनी है आपको, है ना, थोड़ी सी आपको वर्ण व्यवस्था लिखनी है। बस गांधी के जो विभिन्न विचारों के घटक हैं इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं। और आपको बताना है, स्वराज लिख सकते हैं आप, अहिंसा लिख सकते हैं आप, सत्य लिख सकते हैं आप, और उपरोक्त बताना है कि उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं का जो विचार है उसे मिलाकर ही हम गांधीवाद को जानते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल 20 प्रश्न आते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखें, शक्ति की प्रकृति और अर्थ की जांच कीजिए। पढ़ा था हम लोगों ने, शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति की प्रकृति कैसी होती है? सकारात्मक, और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक। शक्ति नकारात्मक स्वरूप में ये शक्ति है, सकारात्मक स्वरूप में ये सत्ता है, सकारात्मक स्वरूप में ये सत्ता है, ठीक है ना। और शक्ति और सत्ता के रूप में जो मूल आधार है वो है वैधता। वैधता क्या है? सहमति। वैधता क्या है? सहमति, ठीक है। वैधता क्या है? सहमति है, ठीक। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो शक्ति क्या है, तो सबसे पहले आपको शक्ति की परिभाषा करनी है। शक्ति की परिभाषा, दूसरे के विचारों को स्वयं के अनुसार बदल लेना शक्ति है। दूसरों के व्यवहारों में अपने अनुरूप परिवर्तन करना ही शक्ति है। कभी कभी राजनीति की परिभाषा, शक्ति की परिभाषा एक ही रूप में होती है। अपना हित साध्य करना या हम जो चाहते हैं उसे कर सकें, वही शक्ति है। शक्ति ही राजनीति है, राजनीति ही शक्ति है। शक्ति के 3 प्रकार हैं।
शक्ति के 3 प्रकार हैं। हाँ, शक्ति के 3 प्रकार हैं और उन 3 प्रकारों में आप देखेंगे कि शक्ति का एक प्रभाव का स्वरूप है, शक्ति का एक चातुर्य स्वरूप है, शक्ति का एक दंड का स्वरूप है। शक्ति का एक इसका स्वरूप है, दंड का स्वरूप है। अब बताएंगे कि शक्ति एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से हम अपने लक्ष्यों को साधते हैं, अपने लक्ष्यों को साधते हैं। शक्ति का प्रयोग करता अगर गलत नियत से प्रयोग कर रहा है तो ये विध्वंसकारी होती है, और सही नियत से अगर ये उपयोग किया जाए तो ये सृजनकारी होती है। कैसी होती है? सृजनकारी होती है। और आपको बताना है कि शक्ति अपने आप में एक मूल वस्तु है, और शक्ति का सकारात्मक स्वरूप जब उसे मान्यता मिल जाती है तो वो वैधता हो जाती है, सत्ता हो जाती है। और अक्सर शक्ति को सत्ता के रूप में बनने की हमेशा चेष्टा की जानी चाहिए। पढ़ाया है मैंने प्लस कोर्स पे, इसको मैंने पूरा कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि शक्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका अर्थ, मतलब पूरा लिखना है, पूरी शक्ति लिखनी है आपको कि शक्ति क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, ये लिखना है पूरी तरीके से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। क्या बात है, प्राचीन भारतीय राजनीति में चिंतन के स्रोतों की व्याख्या कीजिए। चलिए, चिंतन के स्रोत क्या हैं प्राचीन भारतीय राजनीति में? तो प्राचीन भारतीय राजनीति में चिंतन के 2 ही स्रोत हैं, है ना। आप देख सकते हैं हमारे पास कि चिंतन के स्रोतों के अंतर्गत हमारे पास एक धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र के, ये तो सिलेबस ही डिसाइड कर देगा। जो ये प्रश्न है, जिस प्रश्न पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये प्रश्न तो आपका सिलेबस ही डिसाइड करता है। जैसे ये आप देखेंगे तो वहां पर धर्मशास्त्र लिखा हुआ है, धर्मशास्त्र, और इसमें हमें किसको पढ़ना होता है? मनुस्मृति को, मतलब मनु को। तो चिंतन के एक धर्मशास्त्र हो गया, और दूसरा हमारे पास अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में कौन होगा? कौटिल्य। बस, कुछ नहीं लिखना था, यही लिखना था। प्राचीन राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के अंतर्गत धर्मशास्त्र, विशेषकर मनुस्मृति लिखनी है आपको, मनुस्मृति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है, और फिर अर्थशास्त्र विशेषकर कौटिल्य के बारे में बताना है आपको। दोनों की तुलना कर देना है, निष्कर्ष दे देना है, ठीक। बस इतना ही, इससे ज्यादा यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। कौटिल्य, हाँ, अर्थशास्त्र है, ये हमारी प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, और धर्मशास्त्र है जिसमें मनुस्मृति प्राचीन राजनीतिक चिंतन है, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। बस प्रश्न आप समझ जाएं तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखना कैसे है, अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप बताएंगे कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भारत में देखा जाए तो चिंतन की धारा तो अत्यधिक है, वैदिक समय से हम उसे देख सकते हैं, किंतु राजनीतिक रूप से जो पहली संहिता मानी जाती है वो मनुस्मृति है, अर्थात धर्मशास्त्री, अर्थात राजनीतिक चिंतन में, प्राचीन राजनीतिक चिंतन में धर्मशास्त्री राजनीतिक चिंतन देखा जा सकता है, जिसमें मूल रूप से मनुस्मृति का वर्णन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में देखा जा सकता है, जिसकी रचना कौटिल्य से मानी जाती है, और इन दोनों ही चीजों में अत्यधिक साम्यता भी देखने को मिलती है, और यही दोनों भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्राचीन आधार माने जाते हैं। इसकी बातें निम्न हैं। सबसे पहले मनुस्मृति की बातें लिख लेंगे तो बता लेंगे कि दैवी राज्य की बात की गई है, दैवी राज्य की बात की गई है, दंड की बात की गई है, षड्नीति की बात की गई है, मंडल सिद्धांत दिया गया है। फिर आप अर्थशास्त्र की बात कर लेंगे कौटिल्य की, और यहाँ पर भी बताएंगे कि यहाँ पर भी सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, यहाँ पर भी सप्तांग सिद्धांत दिया गया है, यहाँ पर भी षड्नीति है, यहाँ पर भी शासन के प्रकार हैं, है ना, यहाँ पर समझौतावादी राज्य का सिद्धांत है। ये सारी बातें बतानी है। मुझे लगता है आपको आ गया होगा, कुछ खास बात नहीं इसमें लिखनी है, आपको सब कुछ आ रहा है, आपने सब कुछ मजबूती से पढ़ा है, मेरे साथ पढ़ा है, और एक एक बात मैंने पढ़ाया है। बस आप उसे शब्द रूप दे के लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है।
ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं यहाँ सब कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ बार बार, जिन जिन चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना था, टच करना था। पेपर बिल्कुल आपकी पहुँच में है, पेपर आसान है, पेपर में किसी प्रकार की ऐसी जटिलता नहीं है कि पेपर आपके समझ में ना आया हो। और जिन लोगों ने भी मुझसे पढ़ाई करी हुई है, मैं ये बता सकता हूँ कि उनके दिमाग में सभी पे 5 मिनट बोलने की क्षमता है। और जब जितने भी प्रश्न पूछे गए हों, अगर उसमें हम 5-5 मिनट बोल लें, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके मुख्य परीक्षा में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। मुख्य परीक्षा में आप परिणाम अवश्य देंगे, मुख्य परीक्षा में आप परिणाम अवश्य देंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, प्राचीन से समकालीन काल तक, बढ़िया बात है, प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्रमागत उन्नति का अनरेखन करें, आरेखन करें। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। आप लोगों को याद होगा, मैं एक बात कहता हूं कि संपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्लेटो पर धारावाहिक टिप्पणी है ना, धारावाहिक टिप्पणी है। बार बार मैं कहता था कि संपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्लेटो पर धारावाहिक टिप्पणी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको प्लेटो से शुरू करना है, प्लेटो से शुरू करना है, और कहां तक ले आना है? हन्ना आरेंट तक ले आओ, हन्ना आरेंट तक ले आओ। यही तो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आपका, हन्ना आरेंट। आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि प्राचीन से लेकर आधुनिक समय को हम 3 कालों में बांट सकते हैं, है ना? ऐसे कर दें आप, ऐसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को, और आप कहें कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बटा हुआ है। प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बटा हुआ है। आधुनिक को समकालीन कह सकते हैं, आधुनिक को क्या कह सकते हैं? समकालीन। प्राचीन के अंतर्गत, प्राचीन के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के विचारों को हम देख सकते हैं, और प्लेटो और अरस्तु के विचारों को हम देख सकते हैं। मध्यकाल विशेषकर राजनीतिक विज्ञान में शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, विशेषकर पोप और राज्य संघर्ष के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यहाँ पे पेडुआ का मार्सिलियो, यद्यपि यहाँ पर पेडुआ का मार्सिलियो, इसके अलावा संत एक्विनास जैसे लोग हैं जिनका राजनीतिक विकास में थोड़ा बहुत योगदान है, किंतु इसे शून्यकाल के रूप में देखा जाता है। प्राचीन काल यूनानी काल के रूप में भी जाना जाता है, और ये उत्कर्ष काल था, उत्कर्ष काल था, उत्कर्ष काल था, किंतु मध्यकाल में ये उत्कर्ष समाप्त हो जाता है, और आधुनिक काल में पुनः मैकियावेली, बोधा, हॉब्स, लॉक, रूसो, है ना, बेंथम, मिल, सब याद है आपको, हेगल, ग्रीन, है ना, हेगल, ग्रीन और मार्क्स, मार्क्स। एक चौथा काल भी बांट सकते हैं, एक चौथा काल भी बांट कर सकते हैं, समकालीन। इसके अंतर्गत ग्रामसी और हन्ना आरेंट, हन्ना आरेंट। नहीं, सोफिस्ट के बारे में मत लिखिए राहुल, सोफिस्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीतिक चिंतन की शुरुआत ही प्लेटो से होती है। क्योंकि प्लेटो का गुरु जो सुकरात था, वहां तक कोई स्पष्ट लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो लिखने का काम पहली बार प्लेटो ने किया था। तो देखिए कितना बढ़िया है, और आप लोगों ने हमसे पढ़ा है, मुझे लगता है सब आपको याद है। आपको अपने रिश्तेदार नजर आते हैं, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, बोधा, मिल, मार्क्स, हेगल, ग्रीन, है ना। अगर हम इसको सीक्वेंस से, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ पर उत्कर्ष दिखाना था, यहाँ पर शून्यकाल दिखाना था, पुनः प्रारंभ दिखाना था, पुनः यहाँ पर प्रारंभ दिखाना था। चाहे मैकियावेली हो, लॉ, हेगल हो, ये सब यूनानी से प्रचारित थे, है ना। विशेषताएं लिख देनी है आपको कि यूनानी काल में नगर राज्य का कॉन्सेप्ट था। इसका कॉन्सेप्ट था
नगर राज्य का कॉन्सेप्ट था, आदर्शवादी विचारधाराएं थी, न्याय की बात थी, कर्तव्यों की बात थी, नैतिकता का स्वरूप था, नैतिकता का स्वरूप था। आधुनिक काल में विकास बताओगे, आधुनिक मूल्यों के स्वतंत्रता, समानता, न्याय, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, इन सारी चीजों को बस आपको यहाँ पर बताना है। तो प्लेटो से शुरू करना है और हन्ना अरेंट पे खत्म करना है। प्रश्न था प्राचीन से समकालीन काल तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के क्रमागत उन्नति का आरेखन करें। कर सकते हैं आप, कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ये आसान हो गया है, ऑप्शनल पढ़ के आपको आसान हो गया है। जब से आपने थिंकर्स पढ़ लिया है चीजें आसान लगने लगी हैं। ठीक है, हाँ, सबकी पद्धति लिख सकते हो आप, विशेषकर राज्य का स्वरूप लिख सकते हो, जो उतार चढ़ाव है राज्य का स्वरूप लिख सकते हो कि प्राचीन काल में सभी लोगों ने निरंकुश राज्य की बात की, किंतु आधुनिक समय में निरंकुश राज्य के स्थान पर उदारवादी राज्य की शुरुआत होती है, उदारवादी राज्य की शुरुआत होती है। आधुनिक काल प्राचीन काल से इसलिए भी अंत है, अलग है, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता जैसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, संप्रभुता स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ने लगती है। ये कुछ लिखने हैं आपको, है ना, ये यही विकास है। 4 नंबर प्रश्न देखें, अभी भी बी है, राजनीतिक सिद्धांत के लिए निर्देशात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा कीजिए। निर्देशात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा कीजिए। आप लोग देखिएगा, नॉर्मेटिव अप्रोच मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, नॉर्मेटिव अप्रोच मैंने पढ़ाया हुआ है, दृष्टिकोण प्लस कोर्स पे जाके देखिएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, आसान है, ये अत्यधिक आसान है बिल्कुल। कार्ल मार्क्स का वर्ग की अवधारणा का वर्णन करना है, ठीक है ना, वर्ग की अवधारणा का वर्णन करना है। ठीक, तो आप वर्ग की अवधारणा का वर्णन करेंगे और आप बताएंगे कि साम्यवादी समाज में कोई वर्ग नहीं था, आदिम साम्यवाद में कोई वर्ग नहीं था, किंतु आर्थिक शक्तियों के साथ ही वर्गों की उत्पत्ति होती, आर्थिक शक्तियों के साथ ही वर्गों की उत्पत्ति होती है। और जैसे ही वर्ग बनते हैं तो एक वर्ग होता है बुर्जुआ और दूसरा होता है सर्वहारा, और बुर्जुआ के द्वारा सर्वहारा का शोषण किया जाता है। और संपूर्ण समाज का विकास, ऐतिहासिक विकास वर्गीय संघर्ष का आधार है। इसलिए वर्गों के संबंध में मार्क्स वर्ग संघर्ष की अवधारणा की बात करता है। वर्गों का विकास कबीलाई या दास समाज में स्वामी और दास के रूप में होता है, सामंती समाज में सामंत और किसान के रूप में होता है, पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और मजदूर के रूप में होता है, मजदूर के रूप में होता है। वर्गों में बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग दो ही पाए जाते हैं, और हमेशा बुर्जुआ वर्ग के द्वारा सर्वहारा वर्ग की का शोषण किया जाता है। ये शोषण अलग अलग समाजों में अलग अलग मात्रा में होता है, अलग अलग मात्रा में होता है, और पूंजीवादी समाज में ये मात्रा अपने चरम पर होती है, और यहीं पर एक वर्ग चेतना आती है। क्या लिखना है, वर्ग की अवधारणा में यहीं पर एक वर्ग चेतना आती है, और जिसके परिणाम क्रांति होता है, और क्रांति के परिणाम स्वरूप साम्यवादी समाज की रचना होती है, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। यही कुल लिखना है आपको, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्ग को। तो वर्ग की अवधारणा लिखनी है, तो वर्ग बताना है, वर्ग की उत्पत्ति बतानी है, वर्ग का विकास बताना है, वर्ग में संघर्ष दिखाना है, क्रांति करानी है, और वर्ग विहीन समाज की फिर रचना करा देनी है। ये करना है कुल आपको, कुल ये करना है आपको। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पेपर 1 की बात ही हम लोग कर रहे हैं, और पेपर 1 जो है आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो हमसे जुड़े हैं उन्होंने पेपर 1 के लिए पढ़ाई कर ली थी, पेपर 1 के लिए पढ़ाई कर ली थी। बिल्कुल जो डायग्राम बताए थे उस डायग्राम का यूज करके आप वर्ग को बता सकते हैं। इस डायग्राम का उपयोग करें और बताएं कि ये आदिम समाज है, आदिम समाज, और यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, कोई वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पर दास समाज है, वर्ग है,
सामंतवादी समाज है, वर्ग है, पूंजीवादी समाज है, और यहाँ पर भी वर्ग है ना, यहाँ पर भी वर्ग है। और फिर ऐसे गिराएंगे और फिर ऐसे बताएंगे और ये बताएंगे वर्ग नहीं है। ठीक, चलिए आप लिख लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे, आपने पढ़ा है। ठीक है, खत्म। चलिए अब आप लोग बताएं, जो लोग भी मुझसे थिंकर्स पढ़ चुके हैं, जो लोगों ने मुझसे फर्स्ट पेपर कर लिया है, मैंने फर्स्ट पेपर करा दिया है, फर्स्ट पेपर का पार्ट ए, सेक्शन ए में कौन सा ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो आपको कठिन लगा? कोई भी एक ऐसा प्रश्न बताइए जो आपको कठिन लगा। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं, मुझे लगता है सभी पे आपके विचार हैं। और ध्यान रखिए, 20 तारीख से 18 से शुरू करना था, अब मैं 20 तारीख से 20 जनवरी से सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूं। प्लस कोर्स पे सेक्शन बी 20 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, वो ले लें 6 महीने के भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप ले लेते हैं तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं प्लस पे भी आपका पूरा कोर्स पूरा हो जाएगा और आप अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। तो 20 तारीख से 20 जनवरी से मैं प्लस कोर्स पे सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ। सेक्शन बी, ठीक है ना, सेक्शन बी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का 150 शब्दों में देना है। सेक्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका ढूंढ निकालो। समाजवादी, राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, दया नंद सरस्वती, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रनाडे, गोखले, तिलक, अंबेडकर, गांधी, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय, ठीक है ना, एम.एन. रॉय। ढूंढ निकाला आपने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवादियों की भूमिका ढूंढ निकाला इनको, ये सब समाजवादी हैं। सब समाजवादी हैं, इन्हें भूमिका में डालना है। हाँ, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये भी समाजवादी। तो आपको समाज के लिए काम करने वाले सारे लोग, और विशेषकर इसमें बाद में सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट में क्रांतिकारी जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो या आपके एम.एन. रॉय हो, इनकी बातें आपको बाद में बतानी है। ठीक है, कंफ्यूजिंग तरीके से इन्होंने पूछा है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में कंफ्यूजन है। तो अगर सोशलिस्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, चलिए केवल समाजवादी लिखिए, हटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, इनको भी कुल मिला के मुझे लगता है क्रांतिकारियों को लिखिए। ठीक है ना, क्रांतिकारियों को लिखिए। जयप्रकाश नारायण को लिख सकते हैं। चलिए, 2 प्रकार के समाजवादी हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, मतलब प्रीलिम्स में कॉम्प्लिकेशन होता है, यहाँ मेंस में भी कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी दोनों में भाव जो है वो ठीक नहीं निकल पा रहा है। ठीक है ना, यहाँ सोशलिस्ट से मतलब आपका साम्यवादियों से भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम साम्यवादी जो क्रांतिकारी वो भारत में समाजवादी ही कहे जाते थे, है ना, वो भारत में समाजवादी कहे जाते थे। चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे, सोशलिस्ट पार्टी उनकी भी थी, है ना। हाँ, नेहरू भी समाजवादी हैं। बड़ा कंफ्यूजन है समाजवादियों को लेकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक असमानता पर भारतीय संविधान निर्माताओं की चिंता। भारतीय संविधान निर्माताओं की सामाजिक असमानता पर चिंता। तो आपको बताना है कि भारत विविधता वाला देश है। यहाँ पर जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि सभी रूपों में अत्यधिक विविधता है और इस विविधता के साथ ही साथ बड़ी असमानता भी है और ये सारी असमानता भारत में सामाजिक असमानता के रूप में दिखाई पड़ती है। विशेषकर संविधान का अनुच्छेद 15 विशेषकर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता लाने की बात करता है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद को रोकने का प्रयास किया गया है। विभेद को रोकने का प्रयास किया गया है और इनको मूल धारा में लाने के लिए इन विभेदों का अंत आवश्यक है। साथ ही साथ भारतीय समाज में कलंक के रूप में, सामाजिक असमानता के रूप में अस्पृश्यता देखने को मिलती है, अर्थात अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के लिए स्थापित किया गया है। फिर आप बताओगे कि सामाजिक समानता लाने के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में विशेष प्रावधान है। और अब आपको जहां भी समानता लाने का प्रयास किया गया है उनका आपको यहाँ पर उल्लेख करना है। आपको ये भी उल्लेख करना है कि SC/ST आयोग भी बनाया गया है, OBC आयोग बनाया गया है, माइनॉरिटीज आयोग बनाया गया है, महिला आयोग बनाया गया है, ठीक है ना। तो इन सबों का भी आपको उल्लेख करना है, विभेद का उल्लेख करना है और विभेद का उल्लेख करना है। 14 का उल्लेख न करें तब भी चलेगा, कानूनी समानता की बात है, विशेषकर सामाजिक समानता पर फोकस है। तो सामाजिक समानता के लिए सबसे पहले सामाजिक असमानता आपको पता होना चाहिए। सामाजिक असमानता पता होना चाहिए। तो सामाजिक असमानता का आधार क्या है? जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान। 5 आधार हैं और इन पांचों आधारों पर विभेद न हो इसके लिए अनुच्छेद 15 है और इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके इसके लिए संविधान में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों की स्थापना की गई है। SC/ST OBC आयोग बनाया गया है जो कि ऑलरेडी अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है ना, जो कि हमारे पास संवैधानिक निकायों के रूप में है। वहीं महिला आयोग हमारे पास गैर संवैधानिक आयोग के रूप में है। ये लिखना है आपको सामाजिक असमानता पर। भारत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कितनी बढ़िया बात है। आर्टिकल 32 लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इस अनुच्छेद को या इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा करार दिया और इसके द्वारा लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होती है। इसके अंतर्गत 5 रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया जाता है। वो 5 रिटें निम्न हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बिल्कुल संविधान की आत्मा बतानी है और 5 रिटें लिखनी है और बताना है कि बिना इसके मौलिक अधिकारों की स्थिति नहीं हो पाएगी और मौलिक अधिकार नहीं तो व्यक्ति नहीं और व्यक्ति नहीं तो संविधान नहीं। अतः इस अधिकार के बिना संविधान का अस्तित्व संभव नहीं है। बहुत आसान है।
बहुत ही आसान है। भारत में न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवरलैप इन इंडिया, बड़ा आसान है, आप लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें आप लिख न पाए। अंतर राज्य विवादों को निपटाने के लिए तंत्र, तो हम लोग जानते हैं कि अंतर राज्य विवादों को निपटाने के लिए भारत में तंत्र हैं। जैसे अंतर राज्य विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। हमारी जो न्यायपालिका है, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने का अंतिम स्रोत वही है। इसके अलावा नीति आयोग को भी हम रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो निपटा सकती हैं। तो जहाँ ऊपर की तीनों जो चीज़ें हैं अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने का, ये जहाँ इसे हम लोग सलाहकारी रूप में देखते हैं, वहीं जो सर्वोच्च न्यायालय है ये बाध्यकारी के रूप में निपटान तंत्र के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लिंक करेंगे, इसमें निर्णय की जरूरत नहीं है, आपको तंत्र पूछा गया है कि अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए तंत्र, तो हमारे पास अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने के लिए एक तो खुद सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, है ना, इस तरीके का गठन हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक, हाँ। विगत 2 दशकों में भारतीय चुनाव आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका और कार्य का परीक्षण कीजिए। सब सकारात्मक लिखेंगे और बताएंगे कि पिछले 2 दशकों में ही विशेषकर जो चुनाव आयोग है और जो कैग है, दोनों अपनी शक्तियों को, अपने अधिकारों को पहचान पाए हैं और यही परिणाम रहा है कि दोनों अब अपने नाम को सही चरितार्थ कर रहे हैं। दोनों अब अपने नामों को सही चरितार्थ कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। चुनाव आयोग अब वास्तव में जो निष्पक्ष चुनाव था अब करा पा रहा है। बिहार में कराए गए चुनाव और जम्मू कश्मीर में कराए गए चुनाव इसके उदाहरण हैं। कैग के द्वारा 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इन चीज़ों को उजागर करके इसे भी नियंत्रक के रूप में स्थापित होने का जो व्यवस्था मिली है वो इस रूप में अच्छी है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव लिखेंगे और बताएंगे दोनों ने विगत 20 वर्षों में या 2 दशकों में अपने को पूरी तरीके से सशक्त किया हुआ है। बिल्कुल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों की भूमिका का अनुरेख करें। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी और क्रांतिकारी, है ना, दोनों में अंतर है। उग्रवादी का मतलब होता है कांग्रेस, उग्रवादी का मतलब होता है कांग्रेस का 1905 से लेके 1920 का दौर, और क्रांतिकारी का मतलब होता है जहां से हमारी 1857 के या जो स्वदेशी आंदोलन था वहां से शुरू होता है और 1947 तक चलता है। तो क्रांतिकारी आंदोलन पहले लिखना है और उग्रवादी लिखना है, और दोनों में अंतर भी बताना है। हाँ, बाल लाल पाल लिखना है। बिल्कुल समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए। तब पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मैंने जब पढ़ाया था तब से ये हो सकता था। पॉलिटी जीएस में मैंने पढ़ाई हुई है, वहां से ये आसानी से हो सकता है। ठीक, भारतीय संविधान में के 73वें 74वें संशोधन में किस हद तक महिला सशक्तिकरण को कर दिया है, ये लिखना है। आसान है, आप बताएंगे कि महिलाओं को 33% कंपल्सरी आरक्षण मिला है, पंचायतों में राजनीतिक भागीदारी इनकी सुनिश्चित की गई है, अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की गई है, जो आरक्षण है उसके अंतर्गत भी इन्हें अधिकार दिया गया है। तो लगातार हमारा जो सशक्तिकरण है वो जब तक जमीनी स्तर पर नहीं होगा, प्रधान के पद को लेके भी महिलाओं का आरक्षण है, आप जानते हैं। इसको लिख सकते हैं आसानी से। कुछ कठिन हो तो बताएं, कोई ऐसा प्रश्न अभी तक मुझे नहीं मिला जिसपे कुछ बताने लायक हो और जो आप लिख न पाते हो। बिल्कुल बहुत आसान है। मैं बार बार कहता हूं, पॉलिटिकल साइंस लेते समय बिल्कुल भी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार नहीं है और आप चाहते हैं कि बिना ज़्यादा मेहनत किए
कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाए जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, समझ डेवलप की जा सकती है, तो पॉलिटिकल साइंस से आसान विषय कोई नहीं है। क्या भारत में संघवाद अपने कार्य प्रणाली में एकात्मक राज्य के रूप में प्रतीत होता है? आपका उत्तर होगा नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। ठीक, लेकिन फिर आप बताएंगे आपातकाल की व्यवस्था में एकात्मक जैसा प्रतीत होता है, किंतु सामान्य काल में नहीं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अरविंद कुमार कह रहे हैं 50% बिहार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। बिहार में 50%, राजस्थान में 50% हो गया है, मध्य प्रदेश में 50% है, छत्तीसगढ़ में 50% है, बहुत सारे राज्यों में कर दिया गया है। लेकिन मूल रूप से संविधान में 1/3 है, 1/3 आरक्षण। देखिए, जब भी संघवाद की बात पूछी जाए, आपको बताना है एकात्मक राज्य प्रतीत होता है, आप कहेंगे नहीं। उदाहरण देंगे, एकात्मक राज्य इसलिए नहीं प्रतीत होता है क्योंकि हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, स्पष्ट बंटवारा है, इसलिए एकात्मक नहीं है। किंतु आपातकाल में जब इमरजेंसी का टाइम होता है या कुछ विशेष परिस्थितियों में एकात्मक जैसा दिखाई पड़ता है। 249, 250, 252, 253 ये कुछ अनुच्छेद हैं जहां आप कह सकते हैं कि ऐसा दिखाई पड़ता है। इमरजेंसी की बात कर सकते हैं 352 में, 356 में, 360 में। ठीक, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, बस ये आखिरी प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और होगा। हम लोगों का लगभग जो पेपर एनालिसिस था आज का हो जाएगा। कुल मिला के एनालिसिस करके एक बात पता लग गई कि पेपर बहुत सामान्य था। पेपर बहुत सामान्य था। लिखने का तरीका जिसका भी इसे विशेष होगा उसे नंबर बड़े असामान्य मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखने का तरीका जिसका भी विशेष होगा नंबर बड़े असामान्य मिलेंगे, है ना। बहुत नंबर ले आ सकते हैं आप। जीएस से भी आसान पेपर है और क्या चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं मेरे जो पहले से अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो कह रहे हैं सर पेपर सरल है। कैसा है पेपर? पेपर सरल है, फर्स्ट पेपर सरल है। ठीक है, कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत हैं कि फर्स्ट पेपर जो अभी हम कह रहे हैं ये सरल है? बताएं, बताएं, आंसर करें आप लोग। कितने लोगों का मानना है कि सर पेपर इजी है? चलो कान्हा, आजकल मैं क्लास ले ही नहीं रहा हूं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा होगा। उमेश, टॉपर्स के लिए पीएसआईआर में कितने मार्क्स चाहिए? देखो, अकेले पीएसआईआर टॉपर तो बनाता नहीं है ना। पीएसआईआर अकेले टॉपर्स बनाता नहीं है, बट 300 नंबर तो चाहिए ही आपको, है ना। 300 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 300 नंबर चाहिए। चलिए, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि सर पेपर इजी है ना। हाँ, तो मैंने तो ये मान लिया है कि पेपर आसान है, और आसान है भी। ठीक, आसान है भी। हम लोगों ने देखा कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने मुझे पढ़ लिया है यूट्यूब पे भी, अगर वो थोड़ा सा प्लस कोर्स पे आ जाएं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 2021 में आपको कोई भी टच नहीं कर सकता एज ए ऑप्शनल, है ना। बिल्कुल, बहुत आसान प्रश्न है। बस अब जरूरत क्या है? समझ डेवलप हो गई है, अभ्यास की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। 2021 में भी ऐसा आएगा। जुबीर, जुबीर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 2019 का आप पेपर देख लो, 2019 का आप पेपर देख लो, 2020 का आप देख लो, 2021 ऐसा ही होता है ऑप्शनल। बस एक भ्रम है ना, एक भ्रम है लोगों के अंदर कि ऑप्शनल बड़ा कठिन होता है। ऐसा ही आएगा, बस आपकी समझ। और यहाँ पे लगभग जुड़े लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं और सबने एटलीस्ट पीएसआईआर का थिंकर्स किया हुआ है,
और जब आप थिंकर्स कर लेते हैं, आप विश्वास मानो, पॉलिटिकल साइंस आसान हो जाता है। बस पूरे सिलेबस को एक बार आप पढ़ लें और फिर एक बार अभ्यास कर लें, फिर आपका ऑप्शनल की तरफ से जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा। आप जीएस अच्छा करें, आप ऐसे अच्छा करें, और जीएस ऐसे तब अच्छा होगा जब वैकल्पिक विषय की तरफ से आप निश्चिंत हो। और निश्चिंत कब होंगे? जब आके मेरे साथ प्लस कोर्स पे आप अपनी चीज़ें पूरी करेंगे। अमरेंद्र रेफरल कोड है, इसको यूज करिए और एडमिशन लेके पढ़ना शुरू करिए। 21 के लिए मुझसे ज़्यादा रामबाण कोई नहीं साबित हो सकता आपके लिए। अगर 2021 आप दे रहे हैं और आपको आपको एक रामबाण चाहिए कि सर इससे मेरा काम निकल आएगा, तो आप मेरे साथ जुड़िए। 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे आइए, तब भी आपकी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। क्या समकालीन भारतीय राजनीति में सरकार का झुकाव कार्यकारी की तरफ बढ़ा है? अपने तर्क दें। कार्यकारी मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव। क्या समकालीन भारतीय राजनीति में सरकार का झुकाव कार्यकारी की तरफ बढ़ा है? आपका उत्तर होगा हाँ। क्या उत्तर होगा आपका? हाँ। मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो थोड़ी ज़्यादा मजबूत हुई है, ऐसा कहने का प्रयास है। तो हमने देखा कि समकालीन भारतीय राजनीति में एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस, वो तो विधायिका में तो ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन लेकिन न्यायपालिका में भी वो इंटरफेरेंस देखने को मिला। न्यायपालिका में भी वो इंटरफेरेंस देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे डिसीजन मिले जो तानाशाही रूप से लिए गए, जिनका बड़ा विरोध हुआ, बड़े जन आंदोलन हुए, विवादास्पद कानून पास किए गए, विवादास्पद निर्णय लिए गए, है ना? तो आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। आप एनआरसी की सीक्वेंस बना सकते हैं, सीए का मामला ले सकते हैं, है ना? सीए का मामला ले सकते हैं, राफेल का मामला ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों का बाहर आने का मामला आप ले सकते हैं, है ना? अभी कानून, किसान आंदोलन का अब जो कानून बना है, कृषि बिल ले सकते हैं, है ना? कृषि बिल ले सकते हैं। आप जो 3 तलाक बिल था उसको ले सकते हैं। ढेर सारी उदाहरण आप दे सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजबूत हुई है और एग्जीक्यूटिव की तरफ दिखाई दे रहा है, और उसका प्रभाव न्यायपालिका और विधायिका दोनों पे देखने को मिल रहा है। आसान सी से ये उत्तर लिख सकते हैं। आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त आर्थिक सुधारों के साथ नहीं हुआ है। टिप्पणी कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त आर्थिक सुधारों के साथ नहीं हुआ है। टिप्पणी कीजिए। आप इसके आप पहले तो आप मानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण 1992 से आप बात बताएंगे, 1992 से बात बताएंगे। उदारीकरण पूंजीवाद की ओर ले जाता है, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, बल्कि मिश्रित व्यवस्था है। हमने समाजवादी व्यवस्था को भी बचाए रखा और पूंजीवादी व्यवस्था के कुछ गुणों को अडॉप्ट कर लिया। तो यद्यपि चूंकि भारत की प्रकृति ऐसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में हमेशा से डेवलप करने का हमारे संविधान निर्माताओं का प्रयास था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पश्चिम के जो कॉन्सेप्ट है उस आधार पर नहीं हुआ, किंतु जो उदारीकरण भारत में आया है उस उदारीकरण को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। यद्यपि हाल के वर्षों में आर्थिक व्यवस्था में और कुछ बदलाव की आवश्यकता है, किंतु हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण पर्याप्त सुधारों के साथ हुआ था। इसके हम फेवर में नहीं जाएंगे, इसके हम पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में पूरी तरीके से नहीं जाएंगे। थोड़े देर के लिए हम मान लेंगे कि हम पूंजीवादी व्यवस्था नहीं बन पाए, अर्थात उदारीकरण जो है वो उस तरीके का नहीं हुआ जैसा पश्चिम में है, ठीक है ना? पश्चिम में है, किंतु जैसा हम हमारे संविधान निर्माता चाहते थे हम उस रूप में अपने को स्थापित कर चुके हैं। ठीक, मानना है कि ठीक था, गलत नहीं था। ठीक, चलिए। हाँ, एलपीजी ही लिखना, 1992 से ही शुरू करना है। ठीक, लेकिन जो हमारे यहाँ समाजवादी जो गुण बचे हुए हैं अभी भी, उसको उसी को ये कोट ही उसी को कर रहा है, ठीक है ना? ये कोट ही उसी को कर रहा है। ठीक, चलिए। नहीं नहीं, इकोनॉमी का नहीं लग रहा है। आप 1992 में उदारीकरण की बात की गई, इसे हम लोग
संवैधानिक सुधारों के अंतर्गत भी मानते हैं, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भी मानते हैं, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत मानते हैं। इसे हम लोग नई आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं, नई आर्थिक नीति के रूप में जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा बदलाव देखने को यहाँ से मिलता है। और ये जो बदलाव है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्वों को हम आधार बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों को आधार बना सकते हैं और बता सकते हैं कि हम उदारवादी जो गुण हैं वो पहले से थे, उसे लाने का प्रयास किया गया, किंतु भारतीय संविधान समाजवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसी दशा में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि समाजवादी गुण बचाए रखे अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यद्यपि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं बन पाई। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारवाद मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता मतलब कौन से क्षेत्र में? आर्थिक क्षेत्र में। तो आर्थिक उदारवाद, और आर्थिक उदारवाद मतलब पूंजीवाद। तो भारत में पूंजीवाद नहीं आ पाया है, इसी कारण कहा जा रहा है कि सुधार कुछ अच्छा नहीं किया गया क्या, कि अभी भी समाजवादी गतिविधियां बाकी हैं। तो हम कहेंगे कि समाजवादी गतिविधियां बची ही रहेंगी, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संविधान के हिसाब से जो आर्थिक स्ट्रक्चर निर्मित किया है वो मिश्रित स्वरूप का ही किया है। ठीक, तो हम कहेंगे कि भारत में उदारवाद को जितने मात्रा में और जिस रूप में आना था वो पर्याप्त है, सुधार पर्याप्त है। ठीक, चलिए, ये था आपका प्रश्न। अच्छा, अभी भी है, 8 नंबर भी है। ठीक है, अपर्याप्त अंतर्दलीय लोकतंत्र ने भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस हद तक प्रभावित किया है? अपर्याप्त अंतर्दलीय लोकतंत्र ने भारतीय लोकतंत्र के कामकाज को किस हद तक प्रभावित किया है? तो दलीय सिस्टम आपको लिखना है, और इसको जब पढ़ा देंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे। अभी तक इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और पॉलिटी जब शुरू करेंगे तो इसको हम पढ़ा देंगे। इसको आप लिख सकते हैं, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। बड़ी तेजी से आजकल इसका स्वरूप बढ़ा हुआ है, और इंटर पार्टी डेमोक्रेसी हालांकि कुछ समय में ये ठीक नहीं थी और सरकारों के गिराने का आधार बनती थी, किंतु अब जब ये अलायंस पहले हो जाते हैं तो ऐसी दशा में स्थायी सरकार की बात भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। समकालीन समय में भारतीय चुनावी राजनीति में धर्म की भूमिका की जांच करें, है ना, कर सकते हैं आप लोग। ऐसा इसलिए पूछा गया है क्योंकि हाँ, वर्तमान में राम मंदिर भी बनी चुका है, और जो राजनीतिक दल है वो सरकार है, और उसका झुकाव कहीं न कहीं आप धार्मिक रूप से देखते हैं तो भारतीय चुनाव में धर्म की बात, है ना, धर्म की बात। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोट करेंगे आप लोग, लिखते समय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कोट करेंगे। भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति का परीक्षण करें। भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन के प्रकृति का परीक्षण करें। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की जो प्रकृति रही है, 2 रूपों में रही है। एक क्रांतिकारी प्रकृति रही है और एक अहिंसात्मक प्रकृति रही है। ठीक है ना, आप इसको कर सकते हैं, कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। ये खत्म हो गया आपका, लास्ट था 8 का सी। 8 प्रश्न आते हैं, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जिसके अंतर्गत आपको कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। पार्ट ए से 3, पार्ट बी से 2, या पार्ट ए से 2, पार्ट बी से 3। ठीक है, तो ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। और मैं अंततः आपको कह दूं कि पेपर आसान था या पेपर सामान्य था, पेपर किया जा सकता था, और जितने लोगों ने मुझसे पढ़ाई करी है उनके लिए पेपर उनकी पहुंच में था, उनके लिए पेपर उनकी पहुंच में था। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे सेकंड पेपर के एनालिसिस के लिए। सेकंड पेपर जो आपका है उसके एनालिसिस के लिए कल मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस पेपर को इतने ही आसानी से करना चाहते हैं तो वो लोग, है ना, रेफरल कोड यूज करें, अमरेंद्र AMRENDRA, और मेरे साथ प्लस कोर्स पे आए। 20 तारीख से, 20 जनवरी से प्लस पर फर्स्ट पेपर का PSIR, फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट, बी पार्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ पर आकर अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी संख्या में इस पेपर एनालिसिस में जुड़ने के लिए।
आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को गुड नाइट। आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।